हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में ऑल दो अभी सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर काफ़ी फ्रेजाइल है बिकॉज इसराइल जो है वो लेबनन के ऊपर अटैक कर रहा है और इसराइल का कहना है कि लेबनन सीज फायर में नहीं आता है। इसलिए लेबनन में हेजबोला के अगेंस्ट इसराइल अपने अटैक को अनलीश कर दिया है। एक मैसिव अटैक कल रात को हुई है। इसके बाद ईरान के ऑफिशियल्स ने धमकी दिया है कि अगर इसराइल लेबनन के ऊपर इसी तरीके से अटैक करता है तो ईरान वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। तो अभी भी फ्रेंड्स सीज फायर जो है वो ऑल्दो हो चुका है, बट अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आने वाला वीक जो है वो काफ़ी डेलिकेट है बिकॉज एक मिस कैलकुलेशन किसी भी कंट्री की तरफ से फर्दर ये पूरे मिडिल ईस्ट को नास्टी बना सकता है, इस पूरे वॉर को रीस्टार्ट कर सकता है और ग्लोबल क्राइसिस ला सकता है। लेकिन अब इसी पर्टिकुलर सीज फायर के बाद एस जयशंकर जी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं बिकॉज एक बात तो इंडिया को क्लियर हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में जो आने वाले टाइम में हालात होगा ये कभी भी वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। ये जो हम लोग हमेशा सोच रहे थे, बिकॉज लास्ट मिडिल ईस्ट में कोई जो बहुत बड़े स्केल पर वॉर हुआ था जिसने इंडिया को एक मैसिव इम्पैक्ट पहुंचाया था वो 1990s में, जब आपको इराक ने कुवैत को, सद्दाम हुसैन ने उस समय कुवैत को इन्वेड किया। उसके बाद अमेरिकन कंट्रीज के ट्रूप्स गए और वो पूरा मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ और इससे आगे जाकर इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ और इंडिया को फिर एलपीजी रिफॉर्म लाना पड़ा। वैसे ही अब एक बात तो क्लियर है कि इंडिया हैज वोकन अप टू अ न्यू रियलिटी दैट मिडिल ईस्ट जो है, जिसको हम हमेशा से एज्यूम करते थे कि ठीक है इसमें इंस्टेबिलिटी है बट एट द एंड थिंग्स विल रिमेन नॉर्मल, वो एजम्पशन अब टूट गया है, खासकर इंडिया के लिए जो एक हेवली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। और इसलिए आज एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया को एक नया फॉरेन पॉलिसी बनाना पड़ेगा बिकॉज जो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट में अब वो काम नहीं करते नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल, पहला, अगर आप इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का बात करें, I2U2 कहाँ गया? I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस थे। ये चारों कंट्री मिलके जिस तरीके से सुन्नी कंट्री और ज्यूश का नॉर्मलाइजेशन हुआ, अब ये सब खत्म हो चुका है। I2U2 की कोई बात नहीं कर रहा है। जो आईमैक कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे वो भी अब एकदम कंप्लीटली साइडलाइन में हो चुका है। तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हमारा एक तरीके का नया पूरा स्ट्रेटेजी था I2U2 को लेकर, खासकर इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अब जिस तरीके से पूरा टेंशन यहाँ पर हो चुका है, ऑब्वियसली अब I2U2 या आईमैक जैसे इनिशिएटिव्स थोड़े समय तक स्टैग्नेंट होंगे या लॉन्ग टर्म के लिए स्टैग्नेंट हो सकते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। तो एक बात तो क्लियर है कि वी नीड अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, एक नया फॉरेन पॉलिसी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। खासकर जिस तरीके से ईरान को हम काफी समय से इग्नोर कर रखे हैं, लेकिन ईरान ऑल्सो शोड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया ड्यूरिंग दिस वॉर। जब हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन शिप्स क्रॉस किए, ये क्लियरली बताता है कि आज भी इन 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 ईरान जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसलिए हमें ईरान के साथ भी अपने रिलेशन, अपने हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को किसी ना किसी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपैंड नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट मेंटेन स्टेटस को बना के रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आने वाले समय में एक डिफिकल्ट टाइम है इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना। और इसी चीज की शुरुआत एस जयशंकर जी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं जब वो यूएई 3 दिन के विजिट के लिए अब जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहेंगे एस जयशंकर, जहां पे वहां के वो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे। दोनों कंट्री ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट के समय लगातार कांस्टेंट टच में थे। अगर एक कंट्री मिडिल ईस्ट में और जिसके साथ इंडिया कॉन्स्टेंटली टच में था वो था यूएई। आप देख सकते हैं कि इंडिया यूएई जो है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में लगातार क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखे, बोथ एट द लीडरशिप, मतलब एट द हेड ऑफ द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट द फॉरेन मिनिस्टेरियल लेवल। इनफैक्ट पूरे क्राइसिस के समय यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे और दोनों कंट्री लगातार मिल रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में गल्फ में फर्दर एस्केलेशन ना हो। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले 6 अप्रैल को जयशंकर जी कतरी प्राइम मिनिस्टर और यूएई फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बातचीत किए थे। अब इसको हम लोग आज जियो पॉलिटिकली एनालाइज करेंगे कि आखिरकार इसके क्या मायने हैं, क्यों इंडिया यूएई के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इंडिया का ये स्मार्ट अप्रोच है जहां पर हम सऊदी को आइसोलेट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए कि अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है या कोई भी आप स्टेट सर्विस या कोई भी एग्जाम देते हो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इंडिया यूएई जो है उनके बीच में एक हिस्टोरिक सेपा हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी एडवांस्ड वर्जन होता है, 2022 में हुआ था। और इसके अंदर दोनों कंट्री ने कहा था कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे इन द कमिंग 5 years। कितना बढ़ाएंगे उसका चार ऑप्शन है, तो आंसर इसका आपको बी होगा।
तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, ईज़ी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन्स यूपीएससी में तो आते ही हैं, बट स्टेट सर्विसेज़ और बाकी एग्ज़ाम में काफ़ी कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स इस तरीके के होते हैं। अगर इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ ही साथ इसके साथ अवार्ड भी जीतना है और हिस्ट्री का पार्ट बनना है, तो आपको ये यूसीएससी अनअकैडमी आईएएस के द्वारा जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें अपने आप को एनरोल करना है। और अगर आप इस पर्टिकुलर क्विज़ कॉम्पिटिशन को जीतते हैं, तो आपको ढेरों सारे अवार्ड मिलेंगे। जो टॉप 500 एंकर्स हैं, और रैंकर्स, उनको अमेज़न का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जो टॉप 32 हैं, उनको फ्लाइट से हमारे टिकट पर बुलाया जाएगा, स्टे अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको यहाँ पर ऑफलाइन क्विज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एंड इफ यू विन द गेम, इफ यू विन द क्विज़, देन जो टॉप विनिंग टीम है उसको 5 लाख का कैश प्राइज़ भी मिलेगा। फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, कैश प्राइज़ेस जीत सकते हैं और अपने मोनोटोनस जर्नी में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट ला सकते हैं। ये 11 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है, 2 शिफ्ट में होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस हिस्टोरिक लैंडमार्क अनअकैडमी आईएएस प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब यूएई, जिसके साथ भारत इतना ज़्यादा पूरे मुश्किल समय में इंडिया यूएई के साथ लगातार अपने रिलेशन को बना के रखा, तो आखिरकार इन पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान क्यों हमारे यूएई क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस मैंने लिखा है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। इनफैक्ट यूएई का इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसीलिए हम लोग आईमेक कॉरिडोर में यूएई को एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी दिए थे। तो यूएई उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हो जाता है। यूएई जो है वो इंडिया का टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और थर्ड पे यूएई है। तो ये क्लियरली बताता है कि इंडिया यूएई का जो इकोनॉमिक रिलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ हम दोनों ने, अभी आपको पता है, 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। यूएई जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। जो यूएई के सॉवरेन फंड्स हैं, वो इंडिया में मैसिव अमाउंट ऑफ फंडिंग इन्वेस्ट करते हैं। यूएई इज अ की सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलएनजी टू इंडिया। और साथ ही साथ जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वहां पर यूएई भी ऑयल स्टोर करता है। इंडिया के, आपको पता है कि लगभग 9 मिलियन पीपल यूएई में गल्फ में रहते हैं। उसमें से अकेले 3.5 मिलियन इंडियंस जो हैं वो यूएई में रहते हैं, जिसकी वजह से यूएई में जो सबसे बड़ा एक्सपैट्रिएट ग्रुप है वो है इंडिया का। तो यहाँ से रेमिटांस भी हमें काफ़ी ज़्यादा होता है। दोनों कंट्री काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और देख सकते हैं लास्ट ईयर हमारा जो जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन है, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इन्हांस हुआ है। तो इनफैक्ट एक ऐसा कंट्री इस पूरे एरिया में जिसके साथ इंडिया का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है आज, पहले नहीं था, आज बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, वो है यूएई। हर तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ज्योग्राफिकल पार्टनरशिप, एनर्जी पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, एवरी पिलर ऑफ दैट पार्टनरशिप में यूएई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूएई रिस्पेक्ट्स इंडिया एंड इंडिया ऑल्सो रिस्पेक्ट्स यूएई। अब इंडिया यूएई की रिलेशन तो काफी समय से बन रही थी, लेकिन अब एस जयशंकर जी जो यूएई जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग काफी खास है। बिकॉज आप देख सकते हैं यूएई और पाकिस्तान की टेंशन आज पीक पर पहुंच चुकी है, जब यूएई ने पाकिस्तान को कहा कि जो भी पैसे मैंने आपको लोन पे दे रखे थे, अब इस लोन को आपको इमीडिएटली इस मंथ के एंड पर पे करना पड़ेगा। खासकर उस समय जब पाकिस्तान आज एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और यूएई ने ये जानबूझकर किया है, बिकॉज पाकिस्तान इस पूरे केओस में यूएई को इग्नोर किया, सऊदी के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप बनाया, टर्की के साथ बनाया, ईरान के साथ बनाया, लेकिन यूएई को इग्नोर किया। और इसलिए यूएई पाकिस्तान का रिलेशन आज अपने एक तरीके के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट देखिए किस तरीके से आज पाकिस्तान के सेनेटर ने कहा कि यूएई बेचारा है, मजबूर है। तो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली दोनों कंट्री एक के अगेंस्ट स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से इंडिया के लिए काफी फेवरेबल यहां पर मोमेंट बनते नजर आ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूएई जाना, ये क्लियरली एस जयशंकर की एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है। साथ ही साथ एक और बात ना भूलें कि सऊदी अरेबिया और यूएई की इस पूरे वॉर के पहले एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां पे दोनों के बीच में टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे थे।
एक तरफ सऊदी जो है वो पाकिस्तान के साथ क्लोज़ कर रहा था, तो यूएई जो है वो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आना चाह रहा था। तो ये एक तरीके से, क्योंकि देखिए अभी तक इंडिया जो है वो हमेशा से एक बैलेंसिंग रिलेशन रख रहा था, जहाँ पे सऊदी, यूएई के साथ हम रिलेशन को बैलेंस करके चल रहे थे। बट आज जिस तरीके की नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ आई है, सऊदी का पाकिस्तान से क्लोज़ जाना, पाकिस्तान का यूएई से टेंशन होना, सऊदी का यूएई से टेंशन होना, तो इंडिया जो है वो एक तरीके का थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट यूएई के साथ यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, और इसीलिए एस जयशंकर जो है वो इस समय प्रायोरिटी बेसिस पर यूएई जाकर जो ट्रस्ट दोनों कंट्री के बीच में है उसको और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं। अब मेरे 3 मेजर टेकअवेज़ हैं, आपके क्या टेकअवेज़ हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल बी वेरी, वेरी हैप्पी टू हियर, बिकॉज़ यू आर द फ्यूचर, एंड आपके जो सजेशंस हैं, आपके जो टेकअवेज़ हैं वो रियली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं आप लिखिए, सो दैट मैं पढ़ के आई शुड आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम यू। सो मेरे मेजर 3 टेकअवेज़ हैं कि मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिया की नई वेस्ट एशिया पॉलिसी है, जहाँ पे नाउ इट्स टाइम टू एम्ब्रेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मतलब इन यूएई को अब हमें में आने वाले समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रखना पड़ेगा। ऑल्दो रिलेशनशिप काफ़ी तेज़ रेट से बढ़ रहा था, बट नाउ दिस इज़ अ टाइम टू गो बियॉन्ड दैट डिफेंस इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो एश्योर ईरान। ईरान को कहीं न कहीं हम एक तरीके का इग्नोर करके चल रहे थे। हमने 2019 में अमेरिका के प्रेशर में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन ईरान हैज़ रियली स्टूड दिस टाइम। ऑल्दो ईरान की पाकिस्तान मेडिएशन एंड अदर थिंग्स हो रही है, बट तब भी ईरान जो है इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग जिससे इंडिया की इंटरेस्ट को हर्ट हो। ऑल्दो ठीक है, प्रॉब्लम है इंडिया ईरान के बीच में, आयतुल्ला अली खमीनी का जो कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट था एंड अदर थिंग्स, बट स्टिल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरीके से इंडिया के लिए ओपन किया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया इज़राइल गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू इज़राइल, इंडिया यूएस रिलेशन, तो इन ईरान को हमें ऑल्दो रिलेशन को बढ़ाए या ना बढ़ाए, घटना तो ज़रूर नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक तरीके से ईरान को वी शुड एश्योर दैट वी आर विथ यू ऑल्सो इन योर डिफिकल्ट टाइम। तो एक तरीके की नए फॉरेन पॉलिसी जहाँ पे हमें सऊदी को आइसोलेट करना चाहिए, बिकॉज़ सऊदी हैज़ रियली बिकम अ प्रॉब्लमैटिक कंट्री फॉर इंडिया इन द रीसेंट टाइम्स बिकॉज़ ऑफ इट्स क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी विथ पाकिस्तानियंस। सो यूएई और ईरान के साथ, और साथ ही साथ कतर, बहरीन, इन सभी कंट्री के साथ हमें एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाने की प्रयास करनी चाहिए। इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली उन कंट्रीज़ के साथ हमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसलिए इंडिया को मिडल ईस्ट में अपना टाइम, एनर्जी और ज़्यादा, सॉरी फॉर दिस। यस। और लास्ट है हमारा ब्रिक्स समिट। आपको पता है, आप कहीं भूल नहीं रहे होंगे, ब्रिक्स समिट इस साल इंडिया में होने वाला है, और 2025 में कौन जॉइन किया है ब्रिक्स में? सऊदी, यूएई और ईरान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये ब्रिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग समिट होगा। क्या रियली समिट हो पाएगा? क्या सारे हेड ऑफ स्टेट इंडिया आएँगे? अगर आएँगे तो क्या सऊदी, ईरान, यूएई इनके साथ कुछ समझौता हो सकता है? अमेरिका इसको कैसे पर्सीव करेगा? तो इनफैक्ट इंडिया के लिए 2026 में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पर इंडिया कैन शोकेस इट्स डिप्लोमेसी, दैट इज़ द ब्रिक्स समिट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी एस जयशंकर का यूएई जाना एक तरीके से ब्रिक्स समिट की जो एजेंडा है, उसमें सेट करने के लिए जो डिस्कशंस होने थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज़ हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।